तो देखिए, हमने अपने 2 दिन की क्लासेस में पहले दिन तो जो 1773 से 1853 तक के जितने भी चार्टर्स थे वो डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद हमने सेकंड दिन की क्लास यानी कि जो कल हमारी क्लास हुई थी, उसमें हमने अ, 1858 से लेकर के 1935 तक के जितने भी अधिनियम आए थे, वो सब डिस्कस कर लिए थे। आपको फिर से मैं दोहरा देता हूँ, फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने या ब्रिटिश संसद ने भारत का जो शासन था वो कंपनी से अपने हाथों में ले लिया था और इस प्रकार 1858 में पहला भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। तो कुल मिलाकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन के दौरान 3 भारत शासन अधिनियम आए, जो कि क्रमशः 1858, 1858, 1919, 1919 और 1935, 1935। ठीक है, ये आप लोग सीक्वेंस याद रखिएगा। 1858, 1919 और 1935। इसी प्रकार से 1961 में पहला परिषद अधिनियम आया। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम। और 3 भारत परिषद अधिनियम भी ब्रिटिश सरकार के दौरान भारत में आया, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आए, जिनमें से पहला था 1961 को, दूसरा था 1861, दूसरा था 1892 एंड तीसरा था आपका 1909। ठीक हो गया। 1909 को मिंटो मार्ले सुधार भी कहा जाता है और 1919 को चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो इसमें मिंटो कौन थे, मार्ले कौन थे और चेम्सफोर्ड कौन थे, मॉन्टेग्यू कौन थे, ये बातें सब मैं कल चर्चा कर चुका हूँ। नहीं अगर आपने पढ़ा है तो आप एक बार उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आज का डिस्कशन हमारा स्टार्ट होना है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। तो कल पढ़ाते हुए मैंने आपको कुछ प्रमुख बातें बताई थी और ये बताया था कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है और जो हमारे वर्तमान में जो कानून चल रहे हैं, भारतीय संविधान में जो सारी धाराएं लगाई गई हैं, उसका भी अनुसरण 1935 से किया गया है। जैसे संघीय न्यायालय की बात करें, चाहे संघीय सरकार की बात करें, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची की बात करें, तो ये सारी बातें क्या है आपकी कहाँ से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके अगर हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाते हैं तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही तीव्रता से चलने लगा। गांधी जी ने नारा भी दिया कि करो या मरो, या तो हम अब स्वतंत्रता लेके रहेंगे या फिर अपने प्राण दे देंगे, मतलब अब हम पीछे नहीं हटने वाले। ठीक है, तो इस आंदोलन का ये प्रभाव पड़ता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो ये फैसला लेती है कि अब हम भारत को स्वतंत्र कर देते हैं। ठीक है, तो 20 फरवरी के दिन 1947 में जो तात्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, नाम याद कर लीजिएगा, क्लीमेंट एटली। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, प्रश्न पूछा जाता है, तो आंसर रहेगा आपका क्लीमेंट एटली। मैं कल भी या परसों भी बता चुका हूं आपके एक बार क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन में। ठीक है, इसके बाद को भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की गई। राइट, 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, ऐसी बात इसमें कही गई। ठीक है, लेकिन प्रश्न ये रखा गया कि ये तो हम कर लेंगे, बट जो भारत को स्वतंत्रता के बाद जो शासन प्रक्रिया है वो कैसे सुचारू रूप से चल पाएगी, क्या क्या उसमें संशोधन करने हैं हमको, जो 1935 का जो आपका शासन अधिनियम बना था, या फिर क्या भारतीय इतने सक्षम हैं कि वो अपने शासन के लिए एक संविधान का निर्माण कर सकते हैं। तो ये कई सारी बातें आ रही थी उस बीच। राइट, तो देखिए, अब जो ये घोषणा पत्र था, इसी समय मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया। ठीक है, और ये कहा कि भाई आप भारत को स्वतंत्र तो कर रहे हो, बट हम ये चाहते हैं कि जितने क्षेत्र में मुस्लिम बहुलता है उसको आप एक अलग राज्य के रूप में बनाएं, जहां पर राज हम लोग करेंगे। क्योंकि उस समय की स्थिति देखी जाए तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो बड़ी पार्टियां थी, जिनमें से वैसे तो कांग्रेस सेकुलर थी या कहें कि सोशलिस्ट थी, जो सर्वधर्म समभाव को लेके चल रही थी, वो हिंदुत्ववादी नहीं थी। लेकिन मुस्लिम लीग जो थी पूरी तरह से वो क्या थी, मुस्लिम बहुल्य थी,
और मुस्लिम विचारधारा को फॉलो करती थी या फॉलो कराने के पीछे कार्य करती थी। उनकी विचारधारा इस प्रकार थी। तो वो चाहते थे कि जितने क्षेत्र में मुस्लिम अधिक हैं, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सिर्फ मुस्लिम करें, और इस प्रकार से एक अलग राष्ट्र की संकल्पना उन्होंने की। ठीक है। और कांग्रेस में अधिकांश जो है हिंदू नेता होने के कारण भी ये थोड़ा सा मस्तिष्क में इनके आया रहा होगा उस टाइम पे। देखिए 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया जाता है, और उस संविधान सभा के दौरान ही ये देखा जाता है कि जो मुस्लिम लीग है वो अपना विरोध निरंतर करती जा रही है, और कई बार वो जो फैसले होते हैं उनको फॉलो भी नहीं करती। राइट। तो 3 जून 1947 के दिन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, और इसी को हम माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। भूलना नहीं है आपने कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो क्लीमेंट एटली थे, और साथ ही साथ भारत में जो ब्रिटिश वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। राइट। और माउंटबेटन ने ही भारत की स्वतंत्रता के लिए योजना बनाई, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि माउंटबेटन योजना किसे कहते हैं। तो माउंटबेटन द्वारा भारत की स्वतंत्रता के लिए या भारत के विभाजन के लिए बनाई गई योजना को माउंटबेटन योजना कहते हैं, जिसके अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि भारत और पाकिस्तान नामक दो अलग अलग राष्ट्र बनेंगे। पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुस्लिम लीग आगे आएगा, और भारत का प्रतिनिधित्व कांग्रेस कर ही रहा था। तो इस योजना को कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, और इस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हो गया। अब इस अधिनियम में क्या क्या मुख्य बातें थी वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया, और अब पुनः गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से शासन अपने हाथों में ले लिया था, तो उस समय गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय के पद को बनाया गया था, क्योंकि सीधा शासन जो था वो ब्रिटिश संसद के हाथों में था। लेकिन अब भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बनाया जा रहा है। तो भारत जब स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा तो उसका शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में या संसद के हाथ में नहीं रहेगा, वो भारतीय लोगों के हाथ में ही रहेगा। तो भारत में सिर्फ एक प्रतिनिधित्व के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक आदमी रहेगा, जिसको गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार से स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने का जो श्रेय है वो जाता है माउंटबेटन को। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन में रहता है आपका माउंटबेटन और सी रामागोपालचारी। ठीक है, राजगोपालचारी। तो आंसर आपका रहता है इसमें क्या, माउंटबेटन। अधिनियम की विशेषताएं क्या थी देख लेते हैं। तो पहली विशेषता तो यही हो गई कि वायसराय के पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल के पद को सृजित कर दिया गया। राइट। इसके बाद आप लिखिएगा कुछ विशेषताएं, इसमें नहीं नोट किया हुआ है, आप लोगों को मैं बोलता हूँ वो लिख लीजिएगा। लिखिएगा 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश राज्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ठीक है, या कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश राज्य पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। दूसरा लिखिए, भारत का विभाजन कर इसे दो स्वतंत्र राष्ट्रों भारत का विभाजन कर इसे दो स्वतंत्र राष्ट्रों भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। तो लिखिएगा, इनके संविधान सभाओं को, इनके मतलब कि भारत और पाकिस्तान के, इनके संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दे दी गई। ठीक है। फिर लिखिएगा फोर्थ, लिखिएगा, इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव के पद को भी समाप्त कर दिया, और यह शक्ति
इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया और यह शक्ति राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को दे दी। राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को दे दी। ठीक है। इसके बाद आदिवासी क्षेत्र समझौतों पर ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। मतलब कि इससे पहले अगर आदिवासी जो क्षेत्र थे उनके साथ अगर कोई भी भारतीय रियासत कोई समझौता करना चाह रही तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो हस्तक्षेप करती थी या इंटरफेयर करती थी। अब वो इंटरफेयर खत्म कर दिया गया। ठीक है। और जो देसी रियासतें थी, लिखो, देसी रियासतों को स्वतंत्र रूप से देसी रियासतों को स्वतंत्र रूप से इच्छा अनुसार भारत या फिर पाकिस्तान के साथ सम्मिलित होने की शक्ति दे दी गई। राइट। इसी के बाद से जो कश्मीर का घटनाक्रम है वो सामने आता है, जहां पर राजा हरि सिंह हिंदू होने के कारण पाकिस्तान में नहीं मिलते हैं और पाकिस्तान की जो सॉरी और जो उनकी जनता है वो मुस्लिम होने के कारण भारत के साथ नहीं मिलती है। ठीक है। तो इस प्रकार से चलता है। बाकी आपको बताइए आगे क्या क्या हुआ था। राइट। फिर लिखिएगा, ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से, लिखिए, ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है। आपको पता था इससे पहले कि ब्रिटिश जो वायसराय था वो किसी भी अपने मंडल सॉरी जो उसका मंडल था उसके साथ मिलकर के विधेयक पारित कर सकता था। ठीक है। अब वो शक्ति को समाप्त कर दिया गया। राइट। भारत के गवर्नर जनरल तथा प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने तथा पदों में आरक्षण करने की प्रणाली भी समाप्त कर दी गई। भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने तथा पदों में आरक्षण करने की प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया। किंतु 15 अगस्त 1947 से पूर्व सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहेंगी जो उन्हें पहले से प्राप्त हैं, यह उल्लेख भी किया गया। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये कुछ बातें थी जो कि इस डॉक्यूमेंट में नहीं है तो मैंने आप लोगों को लिखवा दी। अब हम बात करते हैं संविधान सभा के निर्माण पर। तो संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है, क्या क्या इसकी औपचारिकताएं होती हैं, देख लेते हैं हम। देखो, सबसे पहले तो उस समय की जो संविधान सभा थी उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से 1946 में किया गया और नवंबर 1946 में ही संविधान सभा का गठन भी किया गया। अब जो चुनाव किया था उसमें संविधान सभा में कुल 379 यानी कि 389 सदस्यों की संख्या रखी गई, जिनमें से 296 296, ठीक है, 296 सीटें ब्रिटिश भारत, जो वह क्षेत्र जो ब्रिटेन के या ब्रिटिश गवर्नमेंट के सीधे प्रभुत्व में था या सीधे उनके अधिकार क्षेत्र में था, और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की गई। देसी रियासतें वो जिन पर राजा खुद से राज कर रहे हैं लेकिन
सपोर्ट वो ले रहे हैं किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और उनको सपोर्ट दे भी रहे हैं, राइट, इस प्रकार से। अब होता क्या है देखिए, 296 सीटों में से जो कि ब्रिटिश भारत की थी, उनमें से केवल 292 सदस्य ही चुन करके आते हैं। क्लियर हो गया? जिनमें से 11 गवर्नरों के प्रांत तथा 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया गया। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं, हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये तो थी आपकी कि कैसे चुनाव हुआ और कहां से कौन कैसे चुन करके आया। अब कुछ बातें हैं, थोड़ा सा उन पर चर्चा करते हैं। 1934 ईस्वी में एम एन रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया एक ड्राफ्ट। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम बार संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। तो संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसको आया? आंसर है 1934 ईस्वी में एम एन रॉय को संविधान सभा के गठन का प्रथम विचार आया। ठीक है, उसके बाद कार्यकारी रूप से उसे किस वर्ष स्पष्ट किया गया? तो 1935 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने प्रथम बार संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग कर डाली। इसी क्रम में 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क अधिकार द्वारा संविधान सभा की चुनाव की घोषणा कर दी। राइट, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि अब जितने भी वयस्क हैं उनको मत का अधिकार है, और इस प्रकार से संविधान सभा का चुनाव किया जाएगा, और ये घोषणा उन्होंने कर डाली। फिर होता क्या है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव, देखो अगस्त क्रांति अलग है, अगस्त प्रस्ताव अलग है, राइट। सैद्धांतिक स्वीकृति को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना गया। मतलब कि 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मांग को, ठीक है, कि संसद होनी चाहिए, सॉरी ये क्या बोलते हैं उसको, विधान, ये संविधान सभा होनी चाहिए, उसका चुनाव होना चाहिए, इस बात को क्या किया, स्वीकार किया। और 1942 में इसी के संबंध में एक आयोग भारत में बुलाया गया, जिसको क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए भारत आए, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपनाया जाना था, जिसे क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है। किंतु हुआ क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये नहीं अपनाया गया, और इसी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। मुस्लिम लीग, ये लीग नहीं है, लीग है, मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो मुस्लिम लीग के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है भारत में, याद रखना है। एक तो क्रिप्स मिशन था जो कि 1942 में आया था, कैबिनेट मिशन है जो कि 1946 में आएगा। 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत आता है, और 2 संविधान सभाओं की मांग को यह अस्वीकार कर देता है। ठीक है, अब प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था करता है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार जो प्रतिनिधित्व का जो शर्त थी, या फिर जो एक जनसंख्या बल था, वो कितना था? तो 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि होगा, यानी कि 10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति को चुना जाएगा। संविधान सभा में कुल 389 यानी कि 389 सदस्य संख्या थी, जिनमें से 296 तो ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को दे दी गई थी। इसके बाद ये आपको बता चुका हूं कि 11 गवर्नर प्रांतों में, जबकि 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में कम से कम 292 जो सदस्य थे आपके चुन करके आए। ठीक है, और संविधान सभा में इन 292 में से भी कितने, 284, जिनमें से 15 महिलाएं थी, के हस्ताक्षर हुए। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हुए? तो आंसर रहेगा आपका 284। ठीक है, जुलाई और अगस्त 1946 के समय में चुनाव संपन्न किया गया। इसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73। और जब मुस्लिम लीग को ये अपनी सीटों का आकलन हुआ कि उनको बहुत कम सीटें मिली हैं, संख्या बल में बहुत कम रह गए हैं, उसके बाद तो वो किसी भी स्थिति में भारत के साथ संयुक्त रूप से रहने के क्या बोलते हैं, पक्ष में नहीं थे, और उन्होंने अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग कर ही डाली। और इसी वजह से
फिर माउंटबेटन योजना के माध्यम से 2 भागों में भारत को विभाजित कर दिया गया। तो इस प्रकार से देखिए वोटिंग परसेंटेज है आपका, ये वोटिंग सीट्स हैं कि कांग्रेस को 208 मिल गई, मुस्लिम लीग को 73 मिल गए 73, और बाकी जो अन्य थे उनको 15 सीटें मिली। यह चुनाव केवल ब्रिटिश भारत के 296 सीटों पर ही हुआ, 93 देसी रियासतों ने प्रतिभाग ही नहीं किया। तो देसी रियासतों ने प्रतिभाग नहीं किया, किसी प्रकार के संविधान के वो साथ नहीं थे, और स्वतंत्रता के बाद भी देसी रियासतें अलग ही रही थी, उनको फिर धीरे 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 मिलाया गया, और मिलाने का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसीलिए उनको लौह पुरुष भी कहते हैं और भारतीय एकीकरण का जनक भी उनको कहा जाता है। 1935 अधिनियम के अनुसार मताधिकार पर शिक्षा एवं संपत्ति के अधिकार को भी रखा गया था। ठीक है, अगर किसी के पास संपत्ति या शिक्षा नहीं थी तो उसे वोट देने का अधिकार भी नहीं था। तो ये देख लीजिए आपकी, अगर कोई शिक्षित है या किसी के पास अपनी संपत्ति है तो वही वोट देगा, ये यहाँ पर निर्णय लिया गया था। किसमें? 1935 में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्यों ने प्रतिभाग किया, और अस्थायी रूप से अभी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई, लेकिन जैसे ही चुनाव हुए तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुन लिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आंसर सच्चिदानंद सिन्हा ही रहेगा, चाहे अस्थायी हो या स्थायी हो, लेकिन ऑफिशियली तो सच्चिदानंद सिन्हा ही इसके अध्यक्ष रहे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि स्थायी सदस्य कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा के निर्माण में कुल कितने समय लगता है, ये बात आपको याद है, और ये प्रश्न महत्वपूर्ण भी है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है, और कुल मिलाकर के 11 इसमें अधिवेशन होते हैं। तो संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 10 दिन। और कितने अधिवेशन कुल हुए इसमें? तो 11 अधिवेशन कुल हुए। 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, यानी कि स्वीकार कर लिया गया। तो कुल मिलाकर के 26 जनवरी 1949 के दिन ही संविधान बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन इस दिन लागू नहीं किया गया, क्योंकि आपको बताया था मैंने 1930 में 26 जनवरी के दिन स्वतंत्र भारत की घोषणा करके भारत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया गया था। तो उसी महत्व को, उस दिन के महत्व को मानते हुए 26 जनवरी को ही संविधान को लागू किया गया और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। अब 26 जनवरी को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसकी शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई, जिसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, बता चुका हूं आपको मैं। ब्रिटिश स्वतंत्रता के समय किलमैन एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ये बात आप लोगों को बताई है, और दोबारा इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ तथ्य ऐसे हैं कि जो परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो तथ्य आपको बिल्कुल टिप्स पे लर्न होने चाहिए, इसीलिए उन तथ्यों को बार बार आपके सामने रखा जा रहा है, बार बार आपको लिखाने का प्रयास किया जा रहा है। सांप्रदायिक निर्वाचन 1909, मार्ले मिंटो सुधार, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। तो 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, उसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया, और उसी क्रम में पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम सदस्य बने। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 448 अनुच्छेद हैं, और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। संविधान को लिखने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया। उन्होंने 303 के 254 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल भी किया। ये इतना डिटेल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये लिखावट जो है वो इटैलिक थी। संविधान के पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया था। तो संविधान सभा का जो आपका
डॉक्यूमेंट है उसकी डिजाइनिंग किसने की, उसमें चित्रकारी किसने की, तो आचार्य नंदलाल बोस ने की। प्रस्तावना पेज को सजाने का काम राम मनोहर सिन्हा द्वारा किया गया था। प्रस्तावना के पेज में जो डिजाइन है आपने देखा होगा वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। तो आज की इस क्लास में हमने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की कुछ विशेषताओं को जाना, और आपने नोट भी कर लिया होगा इसको। अब तक नहीं किया है तो आप वीडियो को दोबारा देख करके पॉज करते करते नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस डॉक्यूमेंट में नहीं है इसलिए अलग से आपको लिखवाया गया है। और साथ ही संविधान सभा के निर्माण से संबंधित कुछ आधारभूत बातों की हमने जानकारी ली है। अब कल के परिचर्चा में, कल के डिस्कशन में हम संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन थी, उनके कौन कौन अध्यक्ष थे, इसके साथ ही साथ कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, इन सबका एक संक्षिप्त परिचय ले लेंगे। ठीक हो गया? तो चलिए फिर आज की क्लास को हम यही ओवर करते हैं। थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।